नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और अब रुक करेंगे हेडलाइंस की ओर। सावन का पहला सोमवार आज मंदिरों में लगी श्रद्धालुओं की भारी भीड़, सुरक्षा को लेकर अलर्ट प्रशासन। तीन राज्यों की 3 सीटों पर उपचुनाव की काउंटिंग जारी। बिहार के बांकीपुर में प्रशांत किशोर दांव पर बीजेपी की प्रतिष्ठा। संसद में आज में बर्बरता, सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई। पुलिस पर हमला करने वाला कौन, जांच के लिए एसआईटी बनाने पर फैसला संभव। उत्तराखंड सीएम रिलीफ फंड समेत 10 विभागों की वेबसाइट पर साइबर हमला, बैकअप से चलाना पड़ा काम। हल्द्वानी में बिजली कटौती पर कांग्रेस का प्रदर्शन, हेमंत साहू के नेतृत्व में पुतला दहन, बिजली संकट से जनजीवन हुआ प्रभावित। उत्तराखंड में 91 सड़कें बंद, सबसे अधिक पिथौरागढ़ जिले में 16 मार्ग बंद, ऊखीमठ भी प्रभावित। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करेंगे खबरों की ओर। दिल्ली से खबर है, देश की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनाव परिणाम आज। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की सीटों पर मतगणना शुरू। बांकीपुर, मांजलपुर और दतिया सीट पर हुआ था उपचुनाव के नतीजों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की पैनी नजर बनी हुई है। मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। रुझानों के साथ साफ होगी उम्मीदवारों की स्थिति, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाने की बात सामने आई है। और अब सीधा आपको यूपी विधानसभा लेकर चलते हैं। मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही, तस्वीर आपको दिखाएंगे की। माननीय मुख्यमंत्री जी। अध्यक्ष जी, इस माननीय सदन को दुख के साथ ये सूचित करना पड़ रहा है कि वर्तमान विधानसभा के सदस्य से आलम बदी का दिनांक 23 जुलाई 2026 को 90 वर्ष से अधिक की आयु में निधन हो गया। वे लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे। उनका निधन हम सब के लिए दुखद है। से आलम बदी इस सदन के वरिष्ठ सदस्यों में से एक थे। इसके साथ ही वे इस सदन के सबसे वयोवृद्ध सदस्य भी थे। उनका जन्म 16 मार्च 1936 को आजमगढ़ के बिंदवल में हुआ था। वर्तमान विधानसभा में वे 5वीं बार सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे। वे सर्वप्रथम वर्ष 1996 के मध्यावधि चुनाव में, तत्पश्चात 2002, 2012, 2017 एवं 2022 के सामान्य निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्र निजामाबाद, जिला आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे विधानसभा की विभिन्न समितियों के सदस्य हैं तथा वर्तमान में विधानसभा की आचार समिति के भी सदस्य थे। उम्र के इस पड़ाव में भी उनका राजनीतिक सक्रियता एक सक्रिय जनप्रतिनिधि को प्रेरित करती थी। से आलम बदी का इस आयु में निर्वाचित होना यह दर्शाता है कि एक जनप्रतिनिधि के रूप में यदि हम जनता और अपने क्षेत्र के प्रति समर्पित रहें तो आयु की सीमा मायने नहीं रखती। से आलम बदी सरल, विनम्र और जनसामान्य से जुड़े एक जनप्रिय नेता थे। उत्तर प्रदेश के राजनीति में वे अपनी सादगी और वेदाग छवि के लिए जाने जाते थे। समाज के गरीब और वंचित वर्ग के उत्थान, सामाजिक कार्यों और शिक्षा के प्रसार में उनकी विशेष रुचि थी।
वे क्षेत्र के बुनियादी मुद्दों को लेकर के सदैव इस माननीय सदन में आवाज उठाते थे। एक व्यवहार कुशल और लोकप्रिय प्रतिनिधि का सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में वे अपने क्षेत्र के विकास और जनता के कल्याण के लिए सदैव समर्पित रहे। श्री आलम बदी के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ और समाजसेवी को खो दिया है। मैं उनके निधन इस माननीय सदन की ओर से उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि ये संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों तक भेजने की कृपा करेंगे। धन्यवाद। माननीय नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री मातम सन। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा माननीय आलम बदी के देहावसान पर दी गई कही गई बातों से अपने को सहमत करता हूँ। आलम बदी जी इस सदन के कई बार सदस्य रहे हैं और मेरी पहली मुलाकात उनकी 2002 में जब वो फिर चुन के आए थे तो मैं यहाँ आया था। बाद में मैं स्पीकर बना तो उस स्पीकर के नाते भी वो मुझसे अक्सर मिलते जुलते रहते। बहुत साधारण स्वभाव के थे और उनकी भावनाएं उस वृद्धावस्था में भी बड़ी नई उम्र के बराबर थी। क्योंकि जब वो मेदांता में भर्ती थे तो मैं उनसे मिलने गया था। उनसे हालचाल पूछा, कहा चुनाव का क्या होगा, कहीं मैं फिर लड़ूंगा। हमने कहा इस उम्र में आप लड़ोगे, कहीं मेरे पास उमंग है, वो ताकत है कि मैं लड़ सकता हूँ। मैं उनको समझाया अपने बेटे को दे दो लड़ने को, कहने नहीं मैं ही लड़ूंगा। मैं उनको समझा गिराया। चलते समय नमस्कार हुआ, वही अंतिम भेंट हमारी थी। इसके बाद हमारी उनकी भेंट नहीं हुई। एक बार यहाँ वो असेंबली में भी में शपथ लेने के लिए बहुत जिद कर लिए थे। यहाँ बहुत उनको समझाया गया कि हमारी इस विधानसभा की भाषा देवनागरी है और देवनागरी भाषा में आप शपथ लीजिए। वो नहीं मानने को तैयार हुए। फिर हम लोगों ने उनको समझाया कि का जो उर्दू शब्द है उसको हम देवनागरी में लिख दें, उसको आप मानिए, फिर भी नहीं लेती। वो अपने स्वभाव के कट्टर थे, अपनी बातों पर रहते थे। वो उनके 23 जुलाई 2026 को उनका निधन हुआ है। 16 मार्च 1936 को जन्म हुआ। वो जन्म उनका जिला आजमगढ़ में हुआ। वो इंटरमीडिएट डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त किए थे। वो क्षेत्र उनका निजामाबाद था, जिला आजमगढ़। वो 13वीं विधानसभा, 14वीं विधानसभा और 16वीं विधानसभा, तो एक तरह से लिए 22 तक, और 18वीं विधानसभा के सदस्य 5वीं बार निर्वाचित होकर आए थे। वो आचार समिति के सदस्य थे। वो समाज सेवा, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, असहाय और गरीबों की सहायता करना, कौमी एकता मंच के वो संस्थापक थे, संयोजक, मुस्लिम रिलीफ कमेटी आजमगढ़ के संस्थापक थे, सदस्य विभिन्न आंदोलनों में धारा 103 पे 53A NSA के अंतर गोरखपुर तथा लखनऊ कारागारों में बंदी रहे। देश के मुस्तकबिल की राह कौमी एकता के शीर्षक की पुस्तक लिखी, जो अभी तक प्रकाशाधीन नहीं है। मैं अपने तरफ से तथा अपने दल के तरफ से उन्हें इस अवसर पर श्रद्धांजलि और श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। माननीय नेता अपना दल। धन्यवाद अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपको माननीय मुख्यमंत्री जी से संबद्ध करते हुए बड़े भारी मन से और दुख से वरिष्ठ समाजसेवी एवं जनसेवा समर्पित रह स्वर्गीय श्री आलम बदी जी के निधन पर अपनी और अपनी पार्टी अपना दल की ओर से
शोक संवेदना व्यक्त करना चाहता हूँ। स्वर्गीय श्री आलम बदी जी का जन्म 16 मार्च 1936 को जनपद आजमगढ़ के जिंदवल क्षेत्र में हुआ था। उन्होंने संपूर्ण जीवन समाज और देश की सेवा के लिए अर्पित किया। वह कौमी एकता मंच के संस्थापक एवं संयोजक तथा मुस्लिम रिलीफ कमेटी आजमगढ़ के संस्थापक सदस्य रहे। सामाजिक एकता, आपसी भाईचारे और जरूरतमंदों की सहायता के लिए उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन में अनेक सामाजिक आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभाई। अपने संघर्षशील जीवन में उन्हें धारा 153 के अंतर्गत राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गोरखपुर तथा लखनऊ के जेल में भी बंदी रहना पड़ा। इसके बावजूद उनके भीतर समाज और राष्ट्र के प्रति सेवा और समर्पण की कभी कम नहीं। स्वर्गीय आलम बदी जी का राजनीतिक जीवन अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। इस्लामाबाद विधानसभा क्षेत्र से वर्ष 1996, वर्ष 2002, 2012 व तीसरी बार 2017, चौथी बार 2022 में पांचवी बार हमके साथ इस विधानसभा के सदस्य के रूप में काल निर्वहन कर रहे थे। उन्होंने विधानसभा की विभिन्न समितियों में भी महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन किया। उनका जीवन सामाजिक सेवा या राष्ट्रीय एकता, असहाय गरीबों सहायता के समर्पित रहा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें तथा शोक संतप्त परिजनों को और उनके शुभचिंतकों को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। धन्यवाद। माननीय नेता राष्ट्रीय लोकदल श्री रामपाल बनियाल जी। माननीय अध्यक्ष जी, अत्यंत दुख है इस सदन के माननीय सदस्य श्री आलम बदी का दिन 23 जुलाई 2026 को निधन हो गया। उनका असमय निधन हम सबके लिए दुखद है। इनका जन्म 16 मार्च 1936 आजमगढ़ में हुआ था। ये लगभग 90 वर्ष के थे। इन्होंने इंजीनियरिंग की शिक्षा ग्रहण की थी। इनका राजनीतिक एवं संसदीय क्षेत्र में काफ़ी अनुभव था। कि आलम बदी उत्तर प्रदेश की वर्तमान विधानसभा के 18 विधानसभा के सदस्य के रूप में वे 5वीं बार विधानसभा क्षेत्र निजामाबाद जिला आजमगढ़ निर्वाचित हुए थे। ये प्रथम बार 13वीं विधानसभा में सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे। दूसरी बार 14वीं विधान के सदस्य, तीसरी बार 16वीं विधानसभा के सदस्य, फिर चौथी बार 17वीं विधानसभा के सदस्य रहे। आलम बदी जी सरकारी आश्वासन समिति संबंधी समिति याचिका संबंधी के सदस्य रहे। इनका समाज से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, असहाय लोगों की सहायता करने की प्राथमिकता रही है। के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिक एवं एक सामाजिक सेवी खो दिया, समाज सेवी खो दिया है तथा आज पूरा शोकाकुल है। मैं अपनी ओर से व अपनी राष्ट्रीय तो यूपी विधानसभा मानसून सत्र की कार्रवाई की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे, जहां अहम बातें कही गई हैं। वापस से अपनी खबरों का रुख कर लेते हैं। दिल्ली से खबर है, संसद के मानसून सत्र में आज हंगामे के आसार हैं। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई प्रभावित हो सकती है। विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर्स की आज अहम बैठक है। सुबह 10 बजे खड़गे के कार्यालय पर सभी विपक्षी नेता जुटे थे और संसद की रणनीति को लेकर चर्चा होने की बात सामने आई। मानसून सत्र में सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष, सदन की कार्यवाही पर टिकी हैं सभी की नजरें। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही प्रभावित हो सकती है, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर्स की आज अहम बैठक होने की बात सामने आई। दिल्ली से खबर, संसद के मानसून सत्र की कार्यवाही आज। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही होगी शुरू। सरकार आज लोकसभा में 2 विधेयक पेश करेगी। वित्त मंत्रालय से जुड़े बिल लाने की तैयारी। लोकसभा में इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट बिल होगा पेश। बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल 2026 भी पेश करेगी सरकार। संसद की कार्यवाही पर टिकी सभी की नजरें। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। वित्त मंत्रालय से जुड़े बिल लाने की तैयारी, अहम जानकारी आपको हम बता दें। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने की बात सामने आई। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सरकार आज लोकसभा में 2 विधेयक पेश करेगी। और सावन महीने के पहले सोमवार पर कांवड़ यात्रा और भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने यातायात व्यवस्था को लेकर विशेष प्रतिबंध लागू किए हैं और इस बीच शहर में डीलक्स बसों के प्रवेश को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रतिबंधों के बावजूद कुछ डीलक्स बसें शहर में प्रवेश कर रही हैं और उनका कहना है कि इन बसों के जरिए व्यापारियों का माल भी लाया जा रहा है, जबकि प्रशासन और संबंधित विभाग इस पर प्रभावी कार्रवाई करते नजर नहीं आ रहे हैं। कुछ लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि बिना बिल के माल की आवाजाही हो रही है, जिससे संबंधित विभागों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई और इस मामले में प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। सावन महीने के पहले सोमवार पर सीतापुर पूरी तरीके से शिव भक्ति में डूबा नजर आया है। पुलिस लाइन स्थित प्रसिद्ध बाबा जंगलीनाथ मंदिर में सुबह से ही हजारों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। भक्तों ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर बेलपत्र, फूल और अन्य पूजन सामग्री अर्पित की और सुख समृद्धि की कामना की है। मंदिर परिसर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिली हैं। दूर दराज से पहुंचे भक्तों और कांवड़ियों ने भगवान शिव के दर्शन कर पूजा अर्चना की है। कांवड़ियों ने नैमिषारण्य स्थित गोमती नदी से लाए पवित्र जल से बाबा जंगलीनाथ का अभिषेक किया। मंदिर के पुजारी पुष्प द्विवेदी ने बताया कि सावन के पहले सोमवार पर हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए मंदिर पहुंचते हैं।
सावन के पहले सोमवार पर जिले के शिवालयों में आस्था का जनसैलाब देखने को मिला है और सिरसिया स्थित पौराणिक पांडवकालीन विभूतिनाथ महादेव मंदिर में भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिली हैं। दूर दराज क्षेत्रों से पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर बेलपत्र, पुष्प, अन्य पूजन सामग्री अर्पित की। मंदिर परिसर हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठा है। सावन के पहले सोमवार पर गाजियाबाद के शिव मंदिरों में भगवान भोलेनाथ की आराधना के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। अपने इष्ट देव भगवान शिव को जल अर्पित करने के लिए भक्त देर रात से ही मंदिरों में पहुंचने लगे और लंबी लंबी कतारों में खड़े नजर आए हैं। सावन महीने को भगवान भोलेनाथ का प्रिय महीना माना जाता है और इस पावन अवसर पर श्रद्धालु जलाभिषेक, पूजा अर्चना और बेलपत्र अर्पित कर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। सावन में शिव भक्त कांवड़ यात्रा के माध्यम से ही भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का प्रयास भी करते हैं। कायमगंज स्थित सीपी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन और लायंस क्लब कायमगंज के संयुक्त तत्वाधान में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 225 रक्तदाताओं ने उत्साहपूर्वक रक्तदान कर मानव सेवा का संदेश दिया। शिविर का शुभारंभ मुख्य अतिथि फर्रुखाबाद सांसद मुकेश राजपूत, सिप मिल्क फूड प्रोडक्ट्स, ज्ञान दूध डेयरी लखनऊ के चेयरमैन लायंस क्लब अध्यक्ष सत्यप्रकाश अग्रवाल, IVF और कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मिथिलेश अग्रवाल, शकुंतला देवी शिक्षण संस्थान के चेयरमैन लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, मोनिका अग्रवाल और भाजपा जिला मंत्री अमरदीप दीक्षित ने संयुक्त रूप से फीता काट किया है। शिविर आयोजित किया गया है वो लायंस क्लब और IVF दोनों के संयुक्त तत्वाधान में किया गया है और इसमें लक्ष्य 200 प्लस 164 यूनिट हो चुकी है और हमें उम्मीद है कि 200 से पार जाएगा। ये कितने बजे तक चलेगा? ये जब तक लोग आते रहेंगे चलता रहेगा, 4-5 बजे तक चलना चाहिए। और ब्लड डोनर के लिए क्या आपका संदेश है? भाई ब्लड डोनर के लिए मेरे यही संदेश है कि हम उन्हें शुभकामनाएं दे सकते हैं कि उन्होंने जीवन को बचाने का काम किया है। पुलिस विभाग ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? भाई पुलिस वाले भी इंसान हैं, यदि सब में इंसानियत बाकी है तो बहुत अच्छी बात है। हापुड़ में सावन महीने के पहले सोमवार पर हापुड़ जिले के प्रमुख शिवालयों में श्रद्धा और भक्ति का माहौल देखने को मिला। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और हर हर महादेव के जय घोष से शिवालय गूंज उठे। सबली महादेव मंदिर में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें लगी। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की और सुख समृद्धि की कामना भी की है।
सावन के पहले सोमवार पर दुमका के प्रसिद्ध बासुकीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सुबह से ही बाबा बासुकीनाथ के दर्शन और जलार्पण के लिए शिव भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। कांवड़िया बिहार के सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर देश भर में आपको बता दें अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं और देवघर और बासुकीनाथ धाम पहुंचकर बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक भी कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है। जिले के एसपी और एसडीओ सुबह से ही कंट्रोल रूम में व्यवस्थाओं पर नजर बनाए हुए हैं। पहली सोमवार को श्रद्धालुओं की संख्या अधिक होने के बावजूद भक्त शांतिपूर्वक कतार में लगातार जलार्पण कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन की ओर से सुचारू दर्शन और जलाभिषेक के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। बासुकीनाथ राजकीय श्रावणी मेला महोत्सव 2026 के मौके पर हंसडीहा ने प्रशासनिक शिविर और मयूराक्षी कला मंच का उद्घाटन स्थानीय विधायक प्रदीप यादव ने दीप प्रज्वलित कर किया है। इस मौके पर विधायक प्रदीप यादव ने कहा, बाबा बासुकीनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं और कांवड़ियों की सेवा करना अत्यंत पुण्य का काम है। उन्होंने कहा कि देश विदेश से लाखों श्रद्धालु बाबा के दरबार पहुंचते हैं। ऐसे में सभी का दायित्व है कि तन मन और धन से उनकी सेवा की जाए। विधायक ने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से कांवड़ियों की सुविधा के लिए हंसडीहा में 300 बेड क्षमता वाले टेंट सिटी का निर्माण कराया गया है और इसके अलावा स्वास्थ्य शिविर, महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग शौचालय, शुद्ध पेयजल समेत अन्य जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था भी कर दी गई है। स्पेशली जो हम आते हैं जो कि पैदल चल के सुल्तानगंज से चल लेके आते हैं, उनके लिए हम लोगों ने मेन विशेष सुविधा यहाँ पे रेडी की है। यहाँ पे अच्छे से साफ सुथरे बेड, जिसकी बेडशीट डेली चेंज की जाएगी, डिस्पोजेबल बेडशीट का हम लोग अरेंजमेंट किया। साथ ही लाइट की कुछ समस्याएं जो अभी सरकार ने लाई है, उसके समाधान के लिए हम लोग यहाँ पे रिचार्जेबल बल्ब इंस्टॉल कर रहे हैं, जो कि इन एनी केस अगर वैसे जनरेटर की पूरी व्यवस्था रहेगी, लेकिन अगर किसी तरीके से कोई दिक्कत। दुमका में श्रावणी मेले अवसर पर हंसडीहा थाने के सामने स्थापित डाक बम सेवा शिविर को लेकर अहम बातें सामने आई हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और उद्घाटन रविवार को थाना प्रभारी अजीत कुमार यादव ने फीता काट कर किया है। उद्घाटन के बाद थाना प्रभारी ने शिविर का निरीक्षण कर श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान थाना प्रभारी अजीत कुमार यादव ने कहा, श्रावणी मेला में डाक बम और कांवड़ियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सेवा शिविर लगाया गया है। और अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। कानपुर के सरोजनी नगर स्थित गोल्डन पैलेस में 9 अगस्त को कल्चर एग्जिबिट्स द्वारा भव्य राखी फेस्ट का आयोजन किया जाएगा और यह आयोजन के न्यूज़ के सहयोग से किया जाएगा और इस आयोजन में महिलाओं, युवाओं और बच्चों के लिए आकर्षक राखियां, स्वादिष्ट पकवान, परिधानों और अन्य उपयोगी उत्पादों के कई स्टॉल्स लगाए जाएंगे। राखी फेस्ट में ब्यूटी ऑफर, विशेष कूपन के साथ साथ विभिन्न सांस्कृतिक और रचनात्मक स्टॉल भी आकर्षण का केंद्र रहेगा। इसके अलावा फैशन, कला और हस्तशिल्प से जुड़ी कई गतिविधियां भी आयोजित की जाएंगी। कानपुर के सरोजनी नगर स्थित गोल्डन पैलेस में 9 अगस्त को कल्चर एग्जिबिट्स द्वारा भव्य राखी फेस्ट का आयोजन किया जाएगा और ये आयोजन के न्यूज़ के सहयोग से किया जाएगा। इस आयोजन में महिलाओं, युवाओं और बच्चों के लिए आकर्षक राखियों और स्वादिष्ट पकवानों, परिधानों और अन्य उपयोगी उत्पादों के कई स्टॉल भी लगाए जाएंगे। राखी फेस्ट में ब्यूटी ऑफर, विशेष कूपन के साथ साथ विभिन्न सांस्कृतिक और रचनात्मक स्टॉल भी आकर्षण का केंद्र रहेंगे। इसके अलावा फैशन, कला और हस्तशिल्प से जुड़ी कई गतिविधियां भी आयोजित की जाएंगी। आयोजकों के मुताबिक इस फेस्ट का उद्देश्य रक्षाबंधन के पर्व को उत्साह और उमंग के साथ मनाना है। आयोजकों ने शहरवासियों से अधिक संख्या में पहुंचकर कार्यक्रम का हिस्सा बनने और आयोजन को सफल बनाने की अपील की है।
प्रेम का बंधन रक्षाबंधन, और रक्षाबंधन को खास बनाने के लिए राखी फेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। राखी फेस्ट आयोजन करने वाली जो ऑर्गेनाइजर हैं व्यापी, वो हमारे साथ हैं और उनसे बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि के न्यूज के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार हो रहा है। मीडिया पार्टनर के न्यूज है, तो अब व्यापी से बातचीत कर लेते हैं। ये जो राखी फेस्ट है, इसमें क्या कुछ होने वाला है और कब इसका ऑर्गेनाइज या जो प्रदर्शनी है लगाई जाएगी? Basically, it's an exhibition. It's a lifestyle exhibition, and it's on 9th of August at Golden Palace, which is located in Saroshni Nagar. मैं तहे दिल से सबको आमंत्रित करती हूँ कि इस एग्जीबिशन में आए, इसका हिस्सा बने, because I believe every effort in a small purchase of yours will surely give success and will appreciate the hard work of the exhibitors. क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे women entrepreneurs हैं, business women हैं, जो अपने आइटम्स, अपने प्रोडक्ट्स या अपने कोई भी टैलेंट्स को इस तरीके से इस प्लेटफॉर्म पे वो शो करते हैं, शोकेस करते हैं बेसिकली। तो आप लोग जब आएंगे, इस एग्जीबिशन का हिस्सा बनेंगे, जो हमारा फुटफॉल अच्छा होगा और आप आके इक्वली पार्टिसिपेट करेंगे, तो इट विल बी अ ह्यूज ग्रैंड सक्सेस, एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू लव दिस एग्जीबिशन एंड यू विल अगेन एंड अगेन आस्क फॉर सच शोज इन द सिटी। प्रदर्शनी होगी वो सबसे अलग होगी, ऐसा कहा जा रहा है। क्या कुछ इसमें खासियत होगी और क्यों ये सबसे अलग होने वाली है? सबसे अलग का तो नहीं पता, हाँ, मगर हमारी पूरी कोशिश ये ज़रूर है कि सबसे अलग ना कह, अच्छी ज़रूर हो, जिसमें जो लोग आ रहे हैं शॉपिंग करने, उनका फेस्टिवल भी बहुत अच्छा जाए। क्योंकि छोटे छोटे गिफ्ट आइटम से लेके आपकी कॉस्टिंग 5,000 to 6,000 तक के भी प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे, 10,000 तक की रेंज वाले प्रोडक्ट्स भी है। इवन द प्रोडक्ट स्टार्ट्स विद द रेंज ऑफ 200 इवन। तो एक मिनिमलाइज्ड अमाउंट से लेके हायर अमाउंट तक की वैरायटी यहाँ पे आपको रेंज देखने को मिलेगी। एंड इट्स नॉट ओनली कि सिर्फ आपके लिए यहाँ पे क्लोथिंग या रक्षाबंधन है तो सिर्फ राखीज हैं, रेसिन प्रोडक्ट्स हैं, फूडिंग आइटम्स हैं, बेकरी आइटम्स हैं। यू विल गेट अ गुड कलेक्शन ऑफ फुटवेयर, यू विल गेट अ गुड कलेक्शन ऑफ होम डेकोर इवन। तो यू विल फाइंड अ ह्यूज वैरायटी ओवर हियर ऑल अराउंड, व्हाट आई फील। देखिए, ये जो प्रदर्शनी है, यहाँ पर रक्षाबंधन से संबंधित जो त्योहार है, जो भाई बहनों का त्योहार कहा जाता है, उसमें एक से एक गिफ्ट भी दिए जाते हैं। लेकिन इस फेस्ट में खाने पीने के पदार्थ, पहनने के जो आभूषण होते हैं, वो बहुत सारी चीजें होंगी इस प्रदर्शनी में। और भी बातचीत कर लेते हैं। मैम, इस प्रदर्शनी में क्या कुछ विशेष होने वाला है, क्यों ये सबसे अलग है? आपको अच्छे अच्छे ऑफर्स मिलेंगे। हमने जिनसे कोलैब किया है उनके गिफ्ट्स वगैरह अच्छे अच्छे हैं। हमने जिनसे स्पॉन्सर किया है, हमारे स्पॉन्सर जो है पावर्ड बाय गोल्डी है, को पावर्ड बाय बाबुल मोबाइल वर्ल्ड है, और हमारे जो स्पॉन्सर हैं कक्कर टायर है, 3 इक्के हैं, और भी हमारे अच्छे अच्छे स्पॉन्सर्स हैं, उनके कूपन्स वगैरह भी हैं। आइए प्लीज़, हमारे इवेंट को अच्छा बनाइए और अच्छी शॉपिंग का एक्सपीरियंस करिए। और हमारा जो है, हमारा सैलून पार्टनर भी स्टाइल सैलून, ठीक है, उनके भी बहुत अच्छे कूपन्स हैं, उनके लकी ड्रॉ भी हैं। हमारे इवेंट को आप ही लोग अच्छा बना सकते हैं। आइए, वी कांट वेलकम टू गोल्डन पैलेस, सॉरी ये गलत हो गया, हाँ, ये वी कांट वेट टू वेलकम यू एट गोल्डन पैलेस 9th of August। तो देखिए, आप सभी लोग 9 अगस्त को जरूर गोल्डन पैलेस आए। यहाँ पर ना सिर्फ आपको अच्छे अच्छे सामान मिलेंगे, बल्कि अच्छे ऑफर मिलेंगे, और ब्यूटी प्रोडक्ट के साथ साथ बहुत अच्छी अच्छी प्रेम से संबंधित जो गिफ्ट है वो मिलेंगे। अच्छी खरीदारी कर सकते हैं और अच्छे अच्छे कूपन और इनाम का लाभ भी पा सकेंगे। के न्यूज़ के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। और इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लाभ देखते हुए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का